guys, welcome to Flamboyant Law. So in today's video we'll cover chapter 2 and chapter 3 of Companies Act 2013. So let's begin. Chapter 2 talks about incorporation of company and matters incidental thereto. तो चैप्टर सेक्शन 3 क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. तो कंपनी कैसे फॉर्म होती है? तो हमने ये देखा था कि पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स, एटलीस्ट 7 मेंबर्स चाहिए रहता है, मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो 7 और मोर मेंबर्स से एक पब्लिक कंपनी बन सकती है. देन अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए. तो 2 और मोर पर्सन से प्राइवेट कंपनी बनती है. और अगर 1 पर्सन कंपनी चाहिए बनानी है तो 1 पर्सन होना ज़रूरी है एंड नॉमिनी होना ज़रूरी है. देन अब ये जो मेंबर्स हैं इनके जो नाम होगा ना वो कंपनी के मेमोरेंडम में सब्सक्राइब्ड होगा, तभी वो कंपनी के मेंबर कहलाएंगे. सो सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब 1 पर्सन कंपनी के लिए ये प्रोविजन क्या बोल रहा है कि अगर 1 पर्सन कंपनी बनानी है तो उस पर्सन के साथ जो उसका नॉमिनी है उसका नाम होना भी इम्पोर्टेंट है. 1 पर्सन कंपनी के जो भी मेमोरेंडम है उसमें नॉमिनी का नाम भी इम्पोर्टेंट है विद नॉमिनी की रिटन कंसेंट की उसे नॉमिनी बनाया जा रहा है. एंड ऑन द अकाउंट्स ऑफ डेथ ऑफ द डायरेक्टर ऑफ 1 पर्सन कंपनी तो क्या होगा, नॉमिनी जो है वो कंपनी रन करेगा. तो इसलिए उसका रिटन कंसेंट होना जरूरी है एंड इट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. अब वो जो नॉमिनी है ही कैन ऑल्सो विड्रॉ हिज नेम. जो भी प्रिस्क्राइब मैनर है उससे विड्रॉ भी कर सकता है अपना नाम कभी भी. और 1 पर्सन कंपनी का जो भी मेंबर है वो भी नॉमिनी का नाम चेंज कर सकता है कभी भी नोटिस देके रजिस्ट्रार को. जो भी अगर चेंज करेगा, अगर 1 पर्सन कंपनी का जो भी मेंबर है, डायरेक्टर है, वो अगर चेंज करेगा नॉमिनी का नाम तो वो ऑल्ट्रेशन होगा मेमोरेंडम में. तो ऑल्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म देना पड़ता है. तो वही सब बातें लिखी है. अब कौन कौन सी टाइप्स की कंपनी हमने देखी थी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि जिनकी लायबिलिटीज उनके शेयर्स तक, जितने उनके शेयर्स है वहाँ तक लिमिटेड रहती हैं. और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिनकी लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन वो जितनी गारंटी दी होती है उन्होंने उतनी, जितने एसेट्स की गारंटी दी होती है उतनी उनकी लायबिलिटी होती है. देन लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जो कि उनके पर्सनल एसेट्स को भी सेल ऑफ करके उनकी लायबिलिटी सेट ऑफ कर सकते हैं. देन मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केस. मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस में क्या बोल रहा है? तो अगर 1 पर्सन कंपनी में अगर चेंज होगा कोई भी नॉमिनी का तो इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम. मतलब वो मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन ऐसा नहीं बोलेंगे उसको. वो बस नॉमिनी का नाम अपडेट कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो पूरे मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन है ऐसा नहीं बोलेंगे. बट हाँ, रजिस्ट्रार शुड बी इन्फॉर्म्ड उस चेंज के बारे में. देन 3A, क्लॉज 3A क्या बोलता है कि मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस, कि अगर कोई भी मेंबर, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए. बट अगर इससे कम मेंबर्स हो रहे हैं और 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है तो जितने भी मेंबर्स वर्क कर रहे हैं ना, जैसे पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होने चाहिए बट 6 ही वर्क कर रहे हैं, 5 ही वर्क कर रहे हैं, तो जो 5-6 जो वर्क कर रहे हैं आफ्टर 6 मंथ्स, पूरी कंपनी के जो भी डेट्स हैं, सारे डेट्स के लिए वो अकेले 5 लोग या 6 लोग जो भी कम मेंबर्स वर्क कर रहे हैं वो लायबल होंगे, या तो सेपरेटली या एट ईच, एक साथ. तो सेवरली मतलब होता है इंडिविजुअली. अब MOA क्या होता है? मेमोरेंडम. तो सेक्शन 4 MOA की बात करता है, सेक्शन 5 AOA की बात करता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन.
तो MOA क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें जो भी कंपनी की डिटेल्स है। MOA और AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो भी इस डॉक्यूमेंट्स को मांगे उसे कंपनी को प्रोवाइड करना होता है। अगर शेयर होल्डर्स मांगे MOA कंपनी का या AOA, तो कंपनी की ये ड्यूटी होती है कि वो उसे प्रोवाइड करे। तो MOA में क्या होता है? नेम ऑफ द कंपनी होता है। MOA में कंपनी की सारी बातें लिखी होती है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हुआ है, उसका पर्पस क्या है, उसके शेयर्स वो कितने इशू करेगा, ये सब बातें होती है। और AOA में जो भी इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी का, कितने डायरेक्टर्स हैं, ये वो जो भी इंटरनल उनकी पॉलिसीज हैं वो होता है। तो MOA में नेम ऑफ द कंपनी होता है। अगर पब्लिक लिमिटेड है तो प्राइवेट, और अगर पब्लिक लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड पीछे लगेगा, और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे पीछे लगेगा, नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब ये जो है ये सेक्शन 8 में नहीं होता है एप्लीकेबल। सेक्शन 8 में जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती है जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है, जिनका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है, वो कंपनीज के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके पीछे ऐसा नहीं लगता है उनके नेम के पीछे। देन किस स्टेट में उनका कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है ये लिखा होना चाहिए। देन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, किस ऑब्जेक्टिव से बनी है वो, ये लिखा होना चाहिए। कंपनी की लायबिलिटी क्या है पार्टनर्स की, उसके लिमिटेड है अनलिमिटेड है, वो लिखा होना चाहिए। देन तो कंपनी अगर शेयर से लिमिटेड है तो कितने शेयर्स उन्होंने होल्ड किए हुए हैं, और कंपनी अगर गारंटी से लिमिटेड है तो क्या अमाउंट है, कितने परसेंटेज अमाउंट जो कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप एसेट्स में कंट्रीब्यूट किया जाएगा बाय ईच मेंबर, या फिर अगर वो मेंबर नहीं रहता है कंपनी का तो उसे कितना, उसकी लायबिलिटीज कितनी, उसके एसेट्स कितने उसको वापस दिए जाए, या उसको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो ये सब लिखना ज़रूरी है। एंड कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस जो भी वाइंडिंग अप में होंगे तो वो सब मेंशन करना ज़रूरी है MOA में। इन ईच केस कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल वो इशू करेगी कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड है तो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, कितने सब्सक्राइबर्स वो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, कितने सब्सक्राइबर्स को वो सब्सक्राइब करने देगी। पब्लिक लिमिटेड में ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और 1% कंपनी में जो भी नॉमिनी है उसका नाम ज़रूरी होता है। अब क्लॉज 2 बोल रहा है कि जो भी नेम है मेमोरेंडम में वो आइडेंटिकल सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड कंपनी से। मतलब अगर मैं कोई कंपनी बना रही हूँ तो मैं अपना कंपनी का नाम रिलायंस या टाटा नहीं रख सकती ना, वो ऑलरेडी है किसी का, या उससे सिमिलर नहीं रख सकती हूँ। अब बिजलेरी है तो बिलजेरी रख देते हैं लोग, तो ऐसा ये सब नहीं है, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट लीगल। एडिडास है तो एडिबाज हो जाएगा, तो ऐसे करके ये आइडेंटिकल नेम्स है, तो ऐसा दिस इज नॉट लीगल, आइडेंटिकल नेम्स नहीं होने चाहिए। और ऐसा भी कोई नाम नहीं होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अनडिजायरेबल है या फिर कुछ ऑफेंस क्रिएट कर रहा है। अब अगर कोई ऐसा वल्गर नाम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे, या कोई ऐसा जिस जो नेम किसी के रिलीजन को अफेक्ट करे तो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। या ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो कि ऐसा लगे उसके नाम से कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, नेशनल गवर्नमेंट की कंपनी है, या किसी लोकल बॉडी लोकल अथॉरिटी की कंपनी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अब पर्सन को, कोई भी पर्सन ने अगर कंपनी का नाम डिसाइड किया है तो उसे कोई भी जो भी प्रिस्क्राइब फीस होगी वो देके रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ेगा फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। उसमें क्या होना पड़ेगा, एप्लीकेशन में प्रपोज जो भी कंपनी का नाम है वो, और अगर कंपनी का नाम अगर चेंज हो रहा है तो जो नाम चेंज करके वो रखना चाह रहा है वो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए। अब रजिस्ट्रार अगर कितने दिन के लिए वो नाम रिजर्व कर देगा, 20 डेज के लिए,
या फिर अगर वो चेंज इन नेम है तो उसको उसको 60 डेज के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। अगर ऐसा रजिस्ट्रार को लगा कि नेम इज फर्निशिंग रॉन्ग या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, नेम कुछ गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे, कंपनी किस चीज़ की है बट नाम क्या है, तो उसका नेम कैंसिल भी कर दिया जा सकता है और लाइबिलिटी होती है उस पर अप टू 1 लाख रुपीज़। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है, तो उसको 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि अपना नेम चेंज करे आफ्टर पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल ABCDE में है ऑफ शेड्यूल 1 और FGIJ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आता है ये जो भी इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी का वो रेगुलेट करता है। शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में शेयर होल्डर के राइट्स, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मीटिंग्स कब कब हेल्ड होंगी और जो भी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं वो सब लिखे होते हैं। तो ये जो भी इंटरनल मैटर्स है ये सब बोलता है। देन इसमें प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट की बात की हुई है। प्रोविजंस ऑफ इंट्रेंचमेंट कौन से होते हैं, जो प्रोविजंस चेंज नहीं किए जाने चाहिए। तो बाय अमेंडमेंट भी ऐसे प्रोविजंस ऐड कर सकती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी कि जो चेंज नहीं हो सकते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेफगार्ड कर रहे हैं, ऐसे प्रोविजंस। तो प्रोविजंस ऑफ इंट्रेंचमेंट रजिस्ट्रार को बता के ऑल्टर किया जा सकता है, ऐड किए जा सकते हैं रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करके बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट सम प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजंस ऑफ इंट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है कि इंट्रेंचमेंट मीनिंग टू प्रोटेक्ट समथिंग, तो कुछ प्रोविजंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट आते हैं। ये बोला जाता है कि प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट कि कोई भी कुछ भी ऐसे स्पेसिफाइड प्रोविजंस होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कि ऑल्टर नहीं हो सकते हैं, अगर होते हैं तो कुछ कंडीशंस या प्रोसीजर के थ्रू ही हो सकते हैं। ये इसलिए होता है ताकि स्पेशल कोई भी सेफगार्ड किया जाए शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट को, या जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस होते हैं उनको बचाने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए लाए जाते हैं। तो प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट कैसे इंक्लूड किया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जब कंपनी फॉर्म हो रही होती है तभी किया जाता है, या फिर बाय अमेंडमेंट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बाय अमेंडमेंट इंसर्ट किया जाता है ऐसे प्रोविजंस को। अगर प्राइवेट कंपनी है तो सारे मेंबर्स का अग्री होना ज़रूरी है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और जितने भी वोट्स आएंगे तो उससे प्रोविजंस ऑफ इंट्रेंचमेंट को इंक्लूड किया जा सकता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल FGHIJ में है ऑफ शेड्यूल 1। अब एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि अगर कोई भी प्रोविजंस हैं जो कि एक्ट से, कंपनी लॉ के एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या कॉन्ट्ररी हैं, तो कंपनी लॉ का एक्ट प्रिवेल होगा कि वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजंस हैं, जो क्लॉजेस हैं, वो रूल करेंगे। तो कंपनी लॉ के जो भी प्रोविजंस है ना वो ओवरराइड करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, अगर वो कॉन्ट्ररी है तो कंपनी लॉ ही एप्लीकेबल होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस नहीं एप्लीकेबल होंगे अगर इफ दे आर कॉन्ट्ररी टू व्हाट एक्ट सेज। अगर कुछ भी ऐसा रेजोल्यूशन पास होता है जनरल मीटिंग के थ्रू या कुछ भी, वो चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं, जिस चीज़ का रेजोल्यूशन पास हुआ है या एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और वो अगर कंपनी लॉ के किसी भी प्रोविजन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो कंपनी लॉ उसे ओवरराइड करके कंपनी लॉ के ही प्रोविजंस ओवरराइड करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नहीं करेंगे, वेदर दे आर पास्ड इन द जनरल मीटिंग और नॉट। तो ये सेक्शन 6 बोलता है वो प्रोविजंस वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे। अब 7 बोलता है इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है कंपनीज का, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज।
अब इनकॉर्पोरेट करने के लिए रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जाती है, और रजिस्ट्रार कहाँ का होना चाहिए, जहाँ आपका कंपनी का जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, वहाँ पर जो भी रजिस्ट्रार है, जिस डेट में आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ पर जो भी रजिस्ट्रार है उसके पास फाइल होती है, उसके पास ही ज्यूरिसडिक्शन। Memorandum, MOA and AOA should be signed by all the subscribers. जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो MOA और AOA में साइन करेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जाने चाहिए MOA AOA के अलावा? एक डिक्लेरेशन जाएगा कि जो भी रूल्स हैं इस एक्ट के वो कंप्लाई हो रहे हैं, और एक जनरल डिक्लेरेशन बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कि वो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के लिए कन्विक्ट नहीं हुए हैं प्रीवियसली। और क्या जाएगा, एड्रेस, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है रजिस्टर्ड ऑफिस का, जहाँ पर सारे पोस्ट आएंगे कंपनी के। देन पर्टिकुलर्स नेम, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनके नाम, फैमिली का नाम, जो भी उनका एड्रेस है, नेशनैलिटी है, ये सब लिखा होगा, उनकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं। देन सारे सब्सक्राइबर्स की पर्सनल डिटेल्स एंड सारे डायरेक्टर्स की पर्सनल डिटेल्स, उनका नाम, सरनेम, एंड जो भी उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है उन्हें, देन उनका एड्रेस, नेशनैलिटी, तो ये सारी पर्सनल डिटेल्स लिखी होती है। और उनका कंसेंट भी होना चाहिए, डायरेक्टर का कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर इन अ कंपनी, तो वो सब साथ में रजिस्ट्रार के पास जाएगी फॉर द इनकॉर्पोरेशन। फिर इस बेसिस पे, इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो भी रजिस्ट्रार होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से गो थ्रू करेगा और इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई है अंडर कंपनीज एक्ट। और जब वो सर्टिफिकेट देगा इनकॉर्पोरेशन का, साथ में ही एक कंपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी को देगा, जो कि हर कंपनी का डिफरेंट होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो कंपनी को सर्टिफिकेट देगा एंड CIN नंबर देगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो क्लॉज 7 क्या बोल रहा है कि अगर कुछ भी ऐसा कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कोई भी ऐसा फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है, या कुछ भी ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही है, या कोई भी मटेरियल फैक्ट को जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे डिस्क्लोज करना चाहिए उसे सप्रेस कर रही है, डिस्क्लोज नहीं कर रही है, या कुछ भी ऐसा फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है, देन ऑन द एप्लीकेशन मेड टू द ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाएगी, दैट द ट्राइब्यूनल ऑन बीइंग सैटिस्फाइड क्या क्या वारंट इशू कर सकता है, कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो कि मैनेजमेंट को रेगुलेट कर रहा है कंपनी के, कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, ऐसा कुछ भी चेंजेस कर सकता है ट्राइब्यूनल। देन कोई भी ऐसे मेंबर्स हैं जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, या उनकी लायबिलिटी गारंटी से लिमिटेड है, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है ट्राइब्यूनल, ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है। देन कंपनी का नेम रिमूव कर सकता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, वाइंडिंग अप के लिए बोल सकता है कंपनी को, या कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कि कोर्ट को सही लगता है वो ऑर्डर वो ट्राइब्यूनल पास कर सकता है। वाइल पासिंग सच ऑर्डर ऑब्वियसली कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑफ बीइंग हर्ड, और कंपनी के जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं ट्राइब्यूनल को वो ध्यान में रखते हुए ही ऑर्डर पास करना चाहिए। देन सेक्शन 8 क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। अब सेक्शन 8 में कौन कौन सी कंपनीज फॉर्म होती हैं, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, अगर डिविडेंड मेंबर्स में बटता नहीं है, जो भी प्रॉफिट अर्न करती है अगर कंपनी, तो वो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, वो एक्चुअली वेलफेयर पर्पस के लिए ही ये कंपनीज बनती। इन कंपनीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटेबल, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या कोई भी ऐसा अदर चैरिटेबल पर्पस। अब जो भी अगर इनकम रिसीव होती है, प्रॉफिट रिसीव होता है, तो वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट ना होके क्या होता है, प्रमोशन होता है कंपनी के ही ऑब्जेक्टिव, जो भी उसका कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो कि एम है, उसको ही प्रमोट करने में उसका पैसा वापस लगाया जाता है। इट प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस इशू करती है अगर उसे ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं किसी कंपनी। अब इन कंपनीज के पीछे प्राइवेट, लिमिटेड, लिमिटेड ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। अब रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जाएगी अगर इन कंपनीज की, तो रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को इनकॉर्पोरेट कर देगा उस कंपनी को अंडर दिस सेक्शन। एप्लीकेशन को गो थ्रू करके इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा इस सेक्शन के अंडर। अब इस कंपनी के जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो भी प्रोविजंस होंगे, वो ऑल्टर नहीं हो सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है टू ऑल्टर एओए एंड एमओए। अब ये कंपनी कन्वर्ट हो सकती है क्या प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड में, तो ये हो सकता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस कभी भी रिवोक कर सकती है अगर उसे लग रहा है कि कोई भी कंडीशंस कंप्लाई नहीं हो रही है इस सेक्शन की, या कोई कंडक्ट ऐसा फ्रॉडुलेंटली हो रहा है या वॉयलेटिव हो रहा है टू द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, जो पब्लिक इंटरेस्ट की भी वायलेटिव है। और ऐसा भी डायरेक्ट कर सकती है कि वो कंपनी अपना नेम चेंज कर ले, प्राइवेट लिमिटेड मतलब कन्वर्ट हो जाए प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। ऐसे ऑर्डर देने के पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड मिलना चाहिए कंपनी को। और ऐसा कोई भी अगर ऑर्डर रिसीव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो ऑर्डर किसके पास जाना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास उसकी कॉपी जानी चाहिए। तो अगर लाइसेंस रिवोव कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसी कंपनीज का, देन वो कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है टू वाइंड अप, या फिर किसी और कंपनी के साथ जो कि रजिस्टर्ड है यही सेक्शन के अंडर, सेक्शन 8 के अंडर, उसके साथ अमालगमेट कर ले, उसके साथ मिल जाए, उसके साथ वर्किंग करना स्टार्ट कर ले। अब क्लॉज 9 क्या बोल रहा है, अगर डिसोल्यूशन हो रहा है ऐसी कंपनी का, वाइंडिंग अप हो रहा है आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज, डेट्स और लायबिलिटीज सेटल करने के बाद भी अगर कोई भी एसेट बच रहा है इस कंपनी का, वो एसेट ट्रांसफ़र हो सकता है कोई और कंपनी जो उसी सेम ऑब्जेक्टिव के साथ वर्क कर रही है उसके पास, ऑन कंडीशंस अप्लाइड बाय ट्राइब्यूनल। कोई भी ट्राइब्यूनल ऐसी कंडीशन अप्लाई करके वो ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर सोल्ड ऑफ किया जा सकता है ऐसे एसेट्स को। अगर कोई भी लायबिलिटी और बची है इंसॉल्वेंसी वाली, तो उसके सेट ऑफ करने के लिए वो एसेट को सोल्ड ऑफ किया जा सकता है। अब अमालगमेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है अमालगमेट करने के लिए अगर कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है या कुछ भी, तो अमालगमेशन किस कंडीशन पे हो सकता है, या कंपनी खुद भी अमालगमेट करने का बोल सकती है, पर अमालगमेशन किस कंडीशन पे हो सकता है, अगर उस दूसरी कंपनी का भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव है तभी हो सकता है। अब अगर कुछ भी ऐसे सेक्शन से कंप्लाई नहीं हुआ, कोई भी कंपनी ने इस सेक्शन से कंप्लाई नहीं किया, तो उस पर फाइन हो सकता है कंपनी पे अप टू 1 करोड़ रुपीज़, 10 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन है। और डायरेक्टर्स पे या फिर कंपनी के ऑफिसर्स पे फाइन है अप टू 25 लैक्स, 25,000 से 25 लाख तक का फाइन। 447 में फाइन्स दिए हुए हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, वंस रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लिया, देन सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लाई हो गए, उसने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, NCIN नंबर दे दिया, उसके बाद क्या होगा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी अंडर दिस एक्ट एंड इट शैल बी कॉल्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड
परपेचुअल सक्सेशन होगा उस कंपनी का, एक कॉमन सील होगी, पावर टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल इमूवेबल टैंजिबल इंटैंजिबल, इट कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, इट कैन स्यू इन इट्स ओन नेम। ये सब जो भी कंपनी के जो भी फीचर्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब 10A क्या बोल रहा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में कि कोई भी अगर शेयर कैपिटल इशू करना हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके डायरेक्टर को विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइल करना पड़ेगा डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार के पास। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के वो कितनी वैल्यू पे करेंगे, कितनी वैल्यू पे हो चुकी है, वो सब लिख के देन 30 डेज के अंदर कंपनी रजिस्टर इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज के अंदर जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका जो भी वेरिफिकेशन होगा वो रजिस्ट्रार को फर्निश करना पड़ेगा कंपनी को, अपना नेम वगैरह लिख के बोर्ड बना के कंपनी के आगे उसका फोटोज एंड ऑल कैप्चर करके ये सब सबमिट करना पड़ेगा। देन ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अब क्या मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन हो सकता है, तो हाँ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन पॉसिबल है, बट वो ऑल्टरेशन का जो भी नॉलेज है वो रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए। बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टरेशन इन MOA हो सकता है इफ देयर इज एनी चेंज इन नेम ऑफ द कंपनी। चेंज इन नेम ऑफ द कंपनी कब हो सकता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाए कि वो नेम आइडेंटिकल ना हो किसी से या किसी लॉ को वायलेट ना कर रहा हो, तो वो चेंज इन नेम ऑफ अ कंपनी भी हो सकता है मेमोरेंडम में। देन अगर कंपनी नेम चेंज नहीं हो रहा हो बट उसके पीछे या तो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड अगर कोई कंपनी कन्वर्ट हो रही हो तब सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो रजिस्ट्रार के पास जब नेम चेंज की एप्लीकेशन जाएगी आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट वो नेम रजिस्टर करके फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द न्यू नेम इशू करके देगा, तभी आप बोला जाएगा कि कंपनी का नेम चेंज हो गया। देन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस किसी कंपनी का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहा है, मान लो गुजरात से राजस्थान शिफ्ट हो रहा है, तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, एप्लीकेशन जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, देन वो अप्रूव करेगी तभी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी एप्लीकेशन है वो विद इन 60 डेज डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए आफ्टर कीपिंग इन माइंड कि कोई भी उसका क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स इन सब का कंसेंट है कि नहीं है, जो भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है वो इन सब के कंसेंट से ही हो रहा है, इनका इंटरेस्ट हार्म तो नहीं हो रहा। देन अब रजिस्ट्रार के पास किन किन चीज़ों की कॉपी जानी चाहिए, एक तो एप्लीकेशन जानी चाहिए रजिस्ट्रार के पास कि हम मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन ये कर रहे हैं। देन स्पेशल रेजोल्यूशन जो उन्होंने अपनी कंपनी में पास करके और वोट्स लिए वो जाना चाहिए, उसकी कॉपी, एंड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर अप्रूवल आया इन केस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ द कंपनी वो अप्रूवल अटैच करके रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जानी चाहिए। अब अगर चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो दोनों स्टेट के जो रजिस्ट्रार्स हैं उनके पास कॉपीज जानी चाहिए, ताकि वो जो दूसरा स्टेट है जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जा रहे हैं वो अपने एंटर कर दे, वो वहाँ पर उस कंपनी का एड्रेस एंटर कर ले, और जो कि इस स्टेट का जो कि प्रेजेंट करंट स्टेट का जो भी रजिस्ट्रार है वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ से उसका नेम डिलीट कर दे। अब अगर किसी कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू किया है और जो भी अमाउंट है वो रेस किया है, मनी रेस किया है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि ऑफर करते हैं जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करने के लिए एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि क्यों रेस कर रहे हैं मनी शेयर्स के थ्रू। देन उस ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए, अगर उसका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है ना तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होके ही चेंज होगा, नहीं तो उसका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा कि मनी क्यों रेस किया जा रहा है। और ये जो डिटेल्स हैं
ये पब्लिश होनी चाहिए न्यूज़पेपर में एंड सर्कुलेट होनी चाहिए उस प्लेस पे जहाँ पर वो कंपनी इशू कर रही है या फिर वेबसाइट पे कंपनी की। अब जो चीज़ इससे डिसेंड कर रहे, जो लोग शेयर होल्डर्स इससे डिसेंड कर रहे हैं, अग्री नहीं है ऑब्जेक्टिव चेंज होने से, तो वो क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। उनके पास एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एंड देन अब कुछ भी ऐसा ऑल्ट्रेशन हुआ है अगर मेमोरेंडम में, तो विद इन 30 days रजिस्ट्रार सर्टिफाई कर देगा, रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। एंड अब कोई कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, जो शेयर कैपिटल इशू नहीं करती है, वो किसी और पर्सन को जो कि मेंबर नहीं है अपने मेमोरेंडम में ऑल्टर करके किसी और पर्सन को राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट दे रही है, तो वो इट शैल बी वॉइड। वो ऐसा नहीं कर सकती, वो वॉइड होगा। देन कमिंग ऑन टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर हो सकते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। कैसे होंगे? वही सेम चीज़, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन हो रहा है प्राइवेट इनटू पब्लिक तब हो सकता है, या फिर पब्लिक इनटू प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है तब हो सकती है। अब प्राइवेट कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल वो कन्वर्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे शेयर्स उन्होंने इशू करे हुए होंगे, वो सेल ऑफ करना, और बहुत ही एक बड़ा टास्क होता है पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो ऑल्टर कर रहे हैं, तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करेंगे? एक तो जो भी ऑल्ट्रेशन उन्होंने किया है वो, देन कॉपी ऑफ अप्रूवल की सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल चुका है, और स्पेशल रेजोल्यूशन जो उन्होंने पास किया है उन सब की एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास जाएगी विद इन 15 days। तो विद इन 15 days में उन्हें अप्रूवल मिल जाएगा, अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार के पास चली जाएगी। 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को करना पड़ेगा वो चीज़ें अपडेट। देन अब ऑल्ट्रेशन जो भी होगा एमओए या एओए में, वो एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो वेबसाइट पे भी रिलीज हो सकती हैं, वो सारी कॉपीज होनी ही चाहिए। एंड इट शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स हैं उनकी हर कॉपी में वो अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर पेनल्टी होगी ऑफ 1000 रुपीज़ फॉर एवरी कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए। आप कॉपी, सेक्शन 17 क्या बोलता है, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स टू बी गिवन टू इट मेंबर। अगर कोई भी कंपनी का मेंबर रिक्वेस्ट करता है एमओए या एओए के लिए, या कोई भी अदर अग्रीमेंट रेजोल्यूशन जो पास हुआ है उसके लिए अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो विद इन 7 days कंपनी को फर्निश करना चाहिए उन्हें डॉक्यूमेंट्स विद द प्रिस्क्राइब फीस। अगर कोई फीस लगती है तो वो फीस भी ले सकते हैं, बट विद इन 7 days उनको उस रेजोल्यूशन की कॉपी, एमओए एओए की कॉपी, जो भी है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट। अगर नहीं करता है, कंपनी फेल हो जाती है कंप्लाई करने के लिए, तो उसे हर दिन का 1 रुपये का फाइन लगेगा, अप टू ₹1,00,000। देन कमिंग ऑन टू सेक्शन 23, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक ऑफर्स कर सकती है, अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली रिलीज कर सकती है, ताकि हर कोई भी सब्सक्राइब कर पाए। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट होता है कि हम किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, जैसे शार्क टैंक में होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इक्विटी का कुछ पार्ट खरीद लेते हैं, तो वही होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, कि आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ऑफर कर रहे हो अपने कंपनी के शेयर्स। तो ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट, बट पब्लिक ऑफर कौन कर सकता है? ओनली पब्लिक कंपनी कर सकती है। तो सेक्शन 23 इसी की बात करता है कि पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करती है पहले वो, फिर थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। देन और क्या क्या कर सकती है?
बोनस इशू कर सकती है, राइट इशू कर सकती है। राइट्स इशू और बोनस इशू क्या होते हैं? तो सेक्शन 62 में दिया हुआ है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स होते हैं जो कि न्यू शेयर्स होते हैं, जो कि फर्स्ट जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होती है ना कंपनी, उन्हें पहले ऑफर करती है एट डिस्काउंटेड रेट्स। तो ये पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड दोनों राइट्स इशू करते हैं। बोनस शेयर क्या होते हैं? बोनस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये उनके लिए रिवॉर्ड होता है। और राइट शेयर्स होते हैं जो डिस्काउंटेड रेट पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए जाते हैं। तो राइट इशू भी कर सकती है, बोनस इशू भी कर सकती है पब्लिक कंपनी। बोनस शेयर्स कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 63 में दिया हुआ है ऑफ कंपनीज एक्ट। अब देखते हैं प्राइवेट कंपनी क्या क्या कर सकती है। प्राइवेट कंपनी कर सकती है राइट इशू, बोनस इशू अंडर सेक्शन 62 एंड 63। देन प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें अपनी इक्विटी ऑफर करके। अब जो पब्लिक कंपनी है वो फॉरेन सिक्योरिटीज़, जो फॉरेन स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पर भी अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है, जो अगर उन्हें परमिसिबल हो जाता है तो। देन अब क्या, ये स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेक्शन 26 मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस होते क्या हैं? तो प्रोस्पेक्टस चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं ऑर्डिनरी प्रोस्पेक्टस। सेकंड होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। थर्ड होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। एंड फोर्थ होता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। तो ये क्या होता है? ऑर्डिनरी प्रोस्पेक्टस तो होता है जिसमें फुल डिस्क्लोजर होता है। फुल डिस्क्लोजर होता है कि क्या क्या शेयर्स होंगे, कितने शेयर्स इशू होंगे, कितने सब्सक्राइबर्स, पब्लिक ऑफरिंग होगी, तो सब उसमें प्रोस्पेक्टस में होता है। क्या पर्पस है मनी रेज करने का, सब कुछ उसमें रिटर्न रहता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सेक्शन 32 में दिया हुआ है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है कि जिसमें प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं इसको, जिसमें एक रेंज दी होती है कि हाँ मतलब ब्रीफ में दिया होता है कि हम इस रेंज से इस रेंज में शेयर प्राइस रखेंगे, इतनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हो सकती हैं, तो एक एस्टिमेट दिया होता है। तो एक प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है। प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है जो कि एक्चुअल प्रोस्पेक्टस के 3 दिन पहले भी इशू हो सकता है, या इशू ऑफ शेयर्स के 3 दिन पहले इशू हो सकता है। फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सॉरी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो होता है कि अगर किसी कंपनी को मल्टीपल राउंड में सिक्योरिटीज इशू करनी है, अगर उसे एक बार में सिक्योरिटी इशू करने, हर सिक्योरिटी इशू करने से पहले, शेयर्स इशू करने से पहले, पब्लिक ऑफरिंग से पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। पर उसे अगर साल में 4 बार करनी है, मान लो 4 राउंड्स में सिक्योरिटीज शेयर्स इशू करने हैं, तो वो क्या 4 बार प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगा? नहीं, उसकी जगह वो एक ही बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगा जिसमें उन सारी मल्टीपल राउंड्स की डिटेल्स होंगी। अब एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सेक्शन 33 में दिया गया है एवरेज प्रोस्पेक्टस। इसमें ये होता है कि जो भी प्रोस्पेक्टस होता है, पूरे प्रोस्पेक्टस का एक समरी दे देते हैं। ये तब काम आता है जब सेबी में पब्लिक ऑफरिंग कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है।
तो सेबी में अगर डॉक्यूमेंट आपको देना है तो आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस देना ही पड़ेगा। एवरेज प्रोस्पेक्टस बहुत सारे पेजेस का होता है, तो एवरेज प्रोस्पेक्टस उसकी एक समरी होता है जिसमें उसके जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो मेंशन्ड होते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस क्या क्या होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस होता है इंफॉर्मेशन बुकलेट या ऑफर डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर्स के लिए, कि जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कंपनी इशू कर रही है उसमें शेयर्स लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में। तो अगर उन्हें कोई भी मतलब ऑफर का जो भी डॉक्यूमेंट कि क्या क्या चीज़ें वो ऑफर कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट होता है। उसमें सारी डिटेल्स लिखा होता है शेयर के बारे में, क्या क्या डिटेल्स लिखी होती हैं कंपनी के बारे में, प्रमोटर्स, देन प्रोजेक्ट, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं उस कंपनी के जो कि चल रहे हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, प्रॉफिट्स क्या क्या है लास्ट ईयर के, देन ऑब्जेक्ट ऑफ रेजिंग की क्या उनका ऑब्जेक्टिव है मनी रेज करने के लिए, देन टर्म्स ऑफ इशू, देन ये सब चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। अब प्रोस्पेक्टस जो होता है इट शुड बी डेटेड एंड साइंड बाय जिसने कंपनी फॉर्म की है, जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके साइन होना चाहिए प्रोस्पेक्टस पे, और डेट मेंशन्ड होनी चाहिए। और जो भी सेबी के द्वारा ऐसे सेबी के थ्रू जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर डिटेल्स इंक्लूड करने के लिए बोला है तो वो सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड रहेंगी उसमें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में प्रोस्पेक्टस में इंक्लूडेड रहेंगी। देन जो कंपनी का डिक्लेरेशन होना चाहिए कि कंप्लायंस है एक्ट के, जो भी ये एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उस एक्ट के साथ, सेबी के साथ कंप्लायंस है, ये ऐसा डिक्लेरेशन होना चाहिए उसमें। अब जो डेट लिखी गई थी प्रोस्पेक्टस में वो डेट होगी पब्लिकेशन की। देन तब तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होगा जब तक उसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास नहीं चली जाएगी, साइंड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो रजिस्ट्रार के पास कॉपी जाना ज़रूरी है, इट शुड बी साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंड डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार को जब कॉपी डिलीवर हुई उसके 90 डेज तक प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा। तो ये विद इन 90 डेज पब्लिक को इशू हो जाना चाहिए, जब रजिस्ट्रार के पास गया उसके विद इन 90 डेज। अगर प्रोस्पेक्टस इस सेक्शन के किसी भी प्रोविजन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट किया, कॉन्ट्रावेंशन हुआ, तो उस पर फाइन लगेगा अप 50,000 to 3 लाख रुपीज़। अगर कोई और पर्सन भी नोइंगली इन्वॉल्व था तो उस पर भी 50,000 रुपीज़ का फाइन लगेगा। अब सेक्शन 7 क्या बोलता है, कोई भी वेरिएशन होता है इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी चेंज होता है तो वो जनरल मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, जो जनरल मीटिंग होती है उसमें अगर अप्रूवल आता है तभी हो सकता है। अगर कोई भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं जो कि अग्री नहीं कर रहे हैं तो उन्हें एग्जिट होने की पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। देन ये रेजोल्यूशन जो होता है पब्लिक न्यूज़पेपर में पब्लिश होना चाहिए और सर्कुलेट होना चाहिए, बस यही बोलता है। सेक्शन 29 क्या बोलता है कि जो भी शेयर्स इशू कर रहे हैं कंपनी, तो वो शेयर को उन्हें डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही इशू करना चाहिए, जो कि डिजिटल फॉर्म हो, और जो भी डिपॉजिटरी एक्ट के प्रोविजंस हैं वो कंप्लाई करने चाहिए शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड में फॉर्म में इशू करने के लिए। देन सेक्शन 31 क्या बोलता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक ब्रीफ दिया था आपको। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की जो वैलिडिटी होती है ना वो 1 साल तक की रहती है, और ये रजिस्ट्रार के पास फाइल कराया जाता है, जो भी सेबी के जो भी रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई करके, देन इट इज़ फाइल्ड। मतलब ज़रूरी नहीं होता है फाइल करना, बट इट मे बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। जब आप फर्स्ट ऑफर करो ना, फर्स्ट टाइम ऑफर, शेल्फ प्रोस्पेक्टस बहुत सारे राउंड में ऑफर होता है सिक्योरिटीज़ का,
और 1 साल तक की वैलिडिटी होती है। 1 साल में अगर कंपनी को 1 से ज़्यादा बार शेयर ऑफर करना है तो शेयर प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं एक ही बार। तो इसमें एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ऑफर आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर सकते हो और इसका वैलिडिटी रहती है 1 साल तक की फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। देन अगर आप सब्सिक्वेंट ऑफर लाओ आफ्टर सम टाइम, फर्स्ट ऑफर के आफ्टर सम टाइम आप सब्सिक्वेंट ऑफर लाओ पब्लिक के लिए, देन उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा। अब अगर फर्स्ट ऑफर के बाद और सब्सिक्वेंट ऑफर सेकंड ऑफर के पहले अगर बीच में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो चेंजेस रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने पड़ेंगे। अब किसी कंपनी के पास ऑलरेडी एडवांस पेमेंट आ चुका है फॉर द सब्सक्रिप्शन और कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो चेंजेस एप्लीकेंट को बताने पड़ेंगे जिसने एडवांस पेमेंट दिया है। और अगर उसे विड्रॉ करना है, अगर उसे वापस पैसे अपने लेने हैं, वो एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो वो भी कर सकता है और उसे पूरा रिफंड मिल जाएगा विद इन 15 डेज। प्रोस्पेक्टस के साथ जो भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होगा वो भी प्रोस्पेक्टस ही कहलाएगा। शेयर प्रोस्पेक्टस के साथ एक मेमोरेंडम भी जाता है जिसमें डिटेल्स लिखी होती है। इट शैल ऑल्सो बी कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। अब आते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पे। तो ये क्या होता है? प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है। एक्चुअल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले एक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मतलब कंपनी को एक माहौल बनाने के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करता है। सो इट इज इशूड प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और अगर जो भी कंपनी इशू कर रही है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को, उसे रजिस्ट्रार को विद एटलीस्ट 3 दिन पहले सब्सक्रिप्शन के ऑफर पब्लिक में ऑफर पहुंचाने के 3 दिन पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तो रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दिया, बट सिक्योरिटीज ऑफर करी पब्लिक के पास तो उन्हें एक और प्रोस्पेक्टस इशू किया। देन वो जो प्रोस्पेक्टस है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कितनी सिक्योरिटीज़ आई इन द वे ऑफ शेयर कैपिटल, कितना मनी रेज हुआ और जो भी क्लोजिंग प्राइस थी, वो सब रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है, जो चीज़ें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इंक्लूडेड नहीं थी। अब सेक्शन 33 क्या बोलता है? एवरेज प्रोस्पेक्टस की बात करता है कि कोई भी प्रोस्पेक्टस विदाउट एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होगा। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्योंकि शेयर होल्डर्स जो हैं, अब कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो इन्वेस्टर पूरा प्रोस्पेक्टस तो नहीं पढ़ेगा इतने सारे पेजेस का, तो एक समरी में प्रोस्पेक्टस कंपनी को, जो कि एवरेज प्रोस्पेक्टस कहलाता है, वो इशू करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 33। अब ये एवरेज प्रोस्पेक्टस कब कब इशू नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं होता इशू करना, जब बोनाफाइडली अगर किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं टू सब्सक्राइब सच सिक्योरिटीज़, या फिर पब्लिक को वो ऑफर नहीं हो रही हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, तब भी एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी नहीं होता है। अब कोई भी पर्सन रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को कि उसे एवरेज प्रोस्पेक्टस जो है वो दिया जाए बिफोर क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अगर वो कोई भी प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करती है कोई भी कंपनी एवरेज प्रोस्पेक्टस के, तो उसको 50,000 तक का फाइन हो सकता है फॉर ईच डिफॉल्ट। देन मिस स्टेटमेंट, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट होए तो उसमें सिविल लाइबिलिटी भी बन सकती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बन सकती है। तो इसलिए प्रोस्पेक्टस जो होता है उसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। क्रिमिनल लाइबिलिटी हम सेक्शन 447 में क्रिमिनल लाइबिलिटी सेक्शन 447 में पढ़ेंगे। एंड सिविल लाइबिलिटी, अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी का या जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए ऑथराइज किया हो, या कोई भी एक्सपर्ट हो, प्रमोटर ऑफ द कंपनी हो जिसकी नॉलेज में हो एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो ही शैल बी लायबल फॉर एनी लॉस और डैमेज सफर्ड बाय एनी पर्सन और उसे कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल रहेगा।
बट अगर उसने ऐसा प्रूव कर दिया है कि वो डायरेक्टर बनने के लिए उसने कंसेंट नहीं दी थी या कंसेंट विड्रॉ कर लेती या फिर उसकी नॉलेज के बिना हुआ ये सब चीज़ें, तो वो इस लाइबिलिटी से बच जाएगा। तो किसी को भी सेक्शन 36 क्या बोलता है कि किसी को भी फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस नहीं कर सकते टू इन्वेस्ट मनी, नहीं तो उसके डिफॉल्ट के लिए भी फाइन जो भी होगा वो सेक्शन 447 में लिखा है। अब डायरेक्टली कमिंग टू सेक्शन 42 which talks about private placement, issue of shares on private placement basis। तो ये कौन कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे? पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट भी कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ क्या होता है कि किसी प्राइवेट इन्वेस्टर या प्रमोटर इक्विटी लेके इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी में। आप पब्लिकली सबको नहीं दे रहे हैं, वो पब्लिकली हर कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, बस जो स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड पर्सन है वही कर सकते हैं। एंड जो भी आइडेंटिफाइड पर्सन है हु हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड, उन्हें ही प्राइवेट प्लेसमेंट दिया जाता है। एंड उनके नंबर एक्सीड नहीं होनी चाहिए 50 से ज़्यादा। मतलब 50 से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आप नहीं दे सकते इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब ये भी जो शेयर होल्डर्स हैं इन्हें राइट टू रिनंसिएशन नहीं दिया जाता है। इनके जो भी शेयर्स होते हैं ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं हुए जाते हैं। और पब्लिक ऑफर में अपन ने ये देखा था जो भी शेयर होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, उसमें राइट टू रिनंसिएशन होता है, बट वो प्राइवेट प्लेसमेंट में पॉसिबल नहीं है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 1 में। एनी ऑफर इनविटेशन टू सब्सक्राइब इशू shares securities to a selected group of persons, तो ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं? कुछ आइडेंटिफाइड क्वालिफाइड बायर्स होते हैं जिसको कंपनी शेयर इशू करता है, जैसे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो ऐसा जिसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती हैं, तो वो होता है। अब अगर किसी पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट जो भी सब्सक्राइब करना है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट इशू हुआ है वो सब्सक्राइब करना है, तो वो एप्लीकेशन बनाएगा अलॉन्ग विद द मनी, बाय चेक भी दे सकता है, और वो इसके थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट सब्सक्राइब कर सकता है। अब कंपनी के ये ड्यूटी बनती है कि वो मनी तब तक यूज़ ना करे जब तक उस पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट का अलॉटमेंट ना हो जाए। अब कोई भी सब्सिक्वेंट या फ्रेश ऑफर नहीं हो सकता अनलेस जो अलॉटमेंट पहले होनी चाहिए थी वो ना हो गई हो। पहले का जो ऑफर है वो कंप्लीट ना हो गया हो तब तक सब्सिक्वेंट ऑफर नहीं हो सकता। तब तक उस पर्सन को 12% का इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। अगर 60 डेज में पे नहीं किए 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ, देन 15 दिन में उसके आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 60 डेज, विद इन 15 डे उनके मनी रिटर्न करने का टाइम होता है, तो मनी भी रिटर्न नहीं करी तो उसके बाद 12% का उस पर एनम इंटरेस्ट लगेगा उस मनी पे फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे। अब जो भी एप्लीकेशन के साथ मनी रिसीव हुई है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखनी पड़ेगी जो भी कंपनी है उसको, और वो तब तक यूज़ नहीं हो सकती जब तक उस पर्सन को अलॉटमेंट नहीं हो जाए, या फिर अगर अलॉटमेंट नहीं कर पा रही है कंपनी तो उसे रीपे, उस पर्सन को वापस उसकी मनी रीपे करना पड़ेगा। अब अगर कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, प्राइवेटली शेयर्स इशू कर रही है, तो वो ऑब्वियसली पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है, इसका मार्केटिंग नहीं कर सकती है। देन कंपनी मेकिंग एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब किसी भी कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट में अलॉटमेंट की हो तो उस पर्सन का जिसको की है अलॉटमेंट, उस पर्सन का नाम, एड्रेस, नेम ऑफ सिक्योरिटीज, कितनी सिक्योरिटीज इशू की है, वो सब रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा विद इन 15 डेज। अगर इस सेक्शन से कंप्लाई नहीं किया तो हर दिन के 1,000 रुपये एज अ फाइन लगेगा कंपनी को।
अब अगर किसी भी कंपनी ने कुछ भी ऐसा प्राइवेट ऑफर किया हो जो कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन है, इस सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन में है, कंप्लाई नहीं कर रहा है सेक्शन को, तो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स पे फाइन लगेगा अप टू जितना अमाउंट उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेस किया है, या तो उतना फाइन या 2 लाख रुपीज़, जो भी कम है, विच एवर इज़ लो। एंड कंपनी को जितना भी पैसा है जो उसने एक प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेस किया है, वो विद इन 30 डेज रिटर्न करना पड़ेगा टू इट्स सब्सक्राइबर्स। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट। वील स्टडी फ्रॉम चैप्टर 4 in the next video. So till then, take care.